नमस्कार, मैं सुयश राजपूत आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा एक नई श्रृंखला छात्र हित में प्रारंभ की जा रही है, जिसके तहत आगामी प्रारंभिक परीक्षा तक हम एक वीडियो श्रृंखला लेकर के आने वाले हैं, जिसके तहत एमसीक्यू सीरीज अर्थात एमसीक्यू वीडियो लेकर के प्रतिदिन लगभग 1 बजे के आसपास हम उपस्थित होंगे। आगे जाकर के प्रतिदिन 2 वीडियो करने का भी प्लान है, बट अभी शुरुआती दौर पे एक वीडियो प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष छत्तीसगढ़ के इतिहास पर एक एमसीक्यू वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, और इसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेते हुए लगभग 40-45 क्वेश्चन को आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सत्य कथन का चयन कीजिए। अब हमें इस प्रश्न में कुछ 3 कथन दिए हुए हैं। उन 3 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करनी है, और उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से हमें इस प्रश्न को डील करना है, टैकल करना है ना। तो सबसे पहला कथन दिया हुआ है सिंघनपुर गुफा की खोज 1915 को हुई थी। तो सिंघनपुर गुफा की खोज 1915 में हुई थी। यहां पर हो सकता है कि कुछ गलती देखने को मिले, तो बिल्कुल यहां पर एक गलती है, और वो गलती ये है कि सिंघनपुर गुफा की खोज 1910 ईस्वी को हुई थी। यह गुफा चवर ढाल की पहाड़ी के शैलाश्रयों पर स्थित है। तो हां, बिल्कुल ये कथन सत्य है। इस गुफा की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल हाँ, सिंघनपुर की गुफा की खोज 1910 में एंडरसन के द्वारा की गई थी, तथा ये चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। तो इस प्रकार यहां पर जो पहला कथन है वो गलत है, और बाकी दोनों कथन सही है। और यहां पर सही कथन की पहचान करनी है, तो जहां पर भी कथन 2 व कथन 3 सही है लिखा होगा, वह हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके दूसरे प्रश्न को अगर हम पढ़ने की चेष्टा करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शैलाश्रय स्थल रायगढ़ में स्थित है? तो बोतलदा, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, रायगढ़ में मौजूद है। गीधा, जो भी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में मौजूद एक गुफा है, तथा सिरोली डोंगरी, यह भी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मौजूद एक गुफा है। जबकि खैरखेड़ा की गुफा ये कांकेर जिले में अवस्थित है। इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट अर्थात ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा गलत। और चूंकि यहां पर पूछा है कि कौन कौन स्थित है, तो 1, 2 और 3 यहां पर सही उत्तर होगा। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की दिशा में बढ़े, तो अगले प्रश्न में दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सातवाहनकालीन पदों के नाम दिए गए हैं, तथा सूची 2 में क्षेत्रों के नाम दिए। तो सातवाहनकालीन एक काष्ठ स्तंभ की प्राप्ति 1921 में किरारी से हुई है, जो कि साल और बीजा लकड़ियों से बना हुआ है, निर्मित है। उसी से हमें इन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, तथा सातवाहनकालीन पद सोपान की जानकारी हमें यहां से प्राप्त हो रही है। तो अगर हम पदों को देखें, तो एक पद यहां पर कुलपुत्रक दिया हुआ है, एक लेखहारिक दिया हुआ है, एक धावक दिया है, एक महानासिका दिया है। वहीं दूसरी ओर भोजनालय प्रबंधक, डाकिया, पत्रवाहक और अभियंता जैसे वर्तमान पदों का उल्लेख किया गया है। अगर इस प्रश्न को बनाना है हमें, तो हम एक तरीका अपनाते हैं, जोड़ी मिला देते हैं। तो जोड़ी मिलाने से गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम उत्तर करने का प्रयास करेंगे, तो हम यहां पर सबसे पहले उस तरफ लिखे गए टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे, जैसे ABCD का वहां पे प्रयोग किया गया है। अब कुल पुत्रक क्या है? तो कुल पुत्रक वर्तमान इंजीनियर अर्थात अभियंता के पद को कहा जाता है। तो ये चौथे नंबर पे है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 4। लेखहारिक पत्रवाहक को कहा जाता है, इसलिए यहां पे लिख लेंगे 3। धावक कहा जाता है डाकिया को, इसलिए यहां पर लिख लेंगे 2। और महानासिका कहा जाता है भोजनालय प्रबंधक को, इसलिए यहां पर लिख लेंगे 1। अर्थात ABCD के क्रमानुसार 4, 3, 2, 1 यहां पर सही उत्तर होना चाहिए। 4, 1, 2, 3 तो ये हो गया गलत। 3, 4 तो ये भी हो गया गलत। 4, 2 ये भी हो गया गलत। अर्थात सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। हम पहले उत्तरों को, बाकी बचे हुए ऑप्शंस को भी ध्यान रखना है, और उसको एलिमिनेट करने के बाद ही हम सही उत्तर तक पहुंचेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़े, तो एक प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहां पर हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, ना कि सत्य कथन का। तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं क्या रूपा देवी के साक्ष्य? तो हां, बिल्कुल हमें यहां से कोपरा से रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि विक्रमादित्य के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के पिटाई बल से प्राप्त हुए हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? तो नहीं, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि हमें पिटाई बल से ये सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि धनुर्धारी प्रकार के सिक्के आरंग से प्राप्त हुए हैं कि खड़सिया से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आपके लिए मैं दो ऑप्शन छोड़ के जा रहा हूं। अंततः ये ऑप्शन बी तो गलत है ही है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कहां से प्राप्त हुए हैं, खड़सिया से या आरंग से। ठीक, तो इस आधार पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर असत्य कथन का चयन करना था, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न राजर्षि तुल्य कुलवंश से संबंधित है। राजर्षि तुल्य कुलवंश के किस शासक ने हरिस्वामी और बप्प स्वामी को डोंडा में स्थित भट्टपाली नामक गांव दान में दिया था? तो राजर्षि तुल्य कुलवंश है ना, तो इसमें एक शासक थे जिनका नाम क्या था? भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि हरिस्वामी व बप्प स्वामी को भट्टपालिका नामक ग्राम भीमसेन द्वितीय ने दान दिया था। तो यहां पर शूरा, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा, और ये दोनों भी गलत उत्तर हो जाएंगे। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भीमसेन द्वितीय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमें यहां पर सत्य कथन का चुनाव करना है, और सत्य कथन के चुनाव में यहां पर हमारे सामने 3 कथन दिए गए हैं। उन तीनों कथनों का आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला कथन दिया है कि पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध पांडुवंश से है। किसका? पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध पांडुवंश से है। तो क्या पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध पांडुवंश से है? तो नहीं, पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध शरभपुरी राजकुमार या शरभपुरी राजा नरेंद्र, है ना, शरभपुरी वंश के राजा नरेंद्र का पीपरदुला ताम्रपत्र है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। जबकि कुरुत ताम्रपत्र का संबंध शरभपुरी वंश से है, तो बिल्कुल है, इसी राजा का ये एक ताम्रपत्र है। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में शरभपुरी राजा शरभराज का वर्णन है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये कथन सही है। चूंकि सत्य कथन का चुनाव करने बोला था, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो जहां कहीं पे भी पहला लिखा होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? गलत। चूंकि यहां पे 1 है इसलिए गलत, यहां पे 1 है इसलिए गलत, और यहां पर भी 1 2 3 है इसलिए गलत। तो केवल और केवल ऑप्शन बी बचा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है कि रत्नदेव द्वितीय अर्थात कलचुरी शासकों से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें रत्नदेव द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। किसके बारे में बात कर रहा है? रत्नदेव द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करने के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसका शासनकाल 1120 से 1135 तक था। तो था क्या? तो हां, बिल्कुल था। इसके बाद पूछा कि इसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। तो हां, इसके शासनकाल में 2 बड़े आक्रमण हुए इसके ऊपर, जिसमें एक त्रिपुरी नरेश गया कर्ण का और दूसरा गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोडगंग का। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहते हैं क्या? हाँ, चूंकि ये विज्ञान, युद्ध आदि कौशलों में, ज्योतिष की विद्या में बहुत ज्यादा निपुण था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। इस प्रकार ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर हो जाते हैं सही, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अब अगर अगले प्रश्न की दिशा में हम आगे बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा है कि पृथ्वीदेव प्रथम को सोमवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने पराजित किया। पृथ्वीदेव प्रथम को सोमवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने पराजित किया। तो क्या ये सही है? तो हां, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जाजल्य देव प्रथम से पूर्व एक शासक था पृथ्वीदेव प्रथम, जिसको सोमेश्वर देव प्रथम ने पराजित करके उसके कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिया था।
इसके बाद जाजल्यदेव प्रथम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि जाजल्यदेव प्रथम के शासनकाल में तलहारी मंडल मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित हुआ। तो हां, तलहारी मंडल क्षेत्र में जाजल्यदेव प्रथम के समय ही शासन स्थापित हुआ था प्रथम बार। कलिंग राज का वर्णन अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीक हिंद में किया है क्या? तो हां, अल बरूनी के तहकीक हिंद में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज के बारे में जानकारी मिलती है। अतः ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हो जाते हैं यहां पर सही। अब अगर अगले प्रश्न की दिशा में हम बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए है जोड़ी मिलाओ का है, जिसमें एक तरफ कलचुरी कालीन अधिकारियों के बारे में जिक्र है, वहीं दूसरे ओर उनके विभागों के नाम का जिक्र देखने को मिलता है। अब इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनाने हैं ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जोड़ी मिलाने के बनस्पत हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से लिख लेना चाहिए। नैमित्तिक, क्या वो राज ज्योतिषी था, यातायात प्रबंधक था, राजस्व विभाग का प्रमुख था या कर संग्राहक था? तो यहां पर अगर हम देखें तो नैमित्तिक राज ज्योतिषी को कहा जाता था, जबकि गामा गामिक कहते थे यातायात के प्रबंधक को, शोल्किक कर संग्राहक को कहा जाता था और महाछठपालिक राजस्व विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। इसके अलावा चाट भाट है ना, डांडिक दंडपाशिक है ना, महाकोटपाल, इस प्रकार के पदों का उल्लेख भी, महासंधि विग्रहक, इस प्रकार के पदों का उल्लेख भी कलचुरी कालीन अधिकारियों के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो हमें इन सारे पदों को रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे हमें परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा हो। तो ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं कलचुरी प्रशासन से संबंधित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको याद रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 2, 1, 4, 3 अर्थात ऑप्शन सी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की दिशा में, अगला प्रश्न काकती वंश से संबंधित है और काकती वंश के बारे में पूछा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की थी। तो आप सभी को पता है दलपत देव के शासनकाल में रामचंद्र बाग का आक्रमण आदिवासी सेना पर हुआ था और आदिवासी सेना पर आक्रमण के पश्चात दलपत देव को अपनी राजधानी बस्तर को त्याग करके जगदलपुर की ओर प्रवास करना पड़ा था और उस प्रवास के बाद उसने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 1770 के आसपास की घटना है ये। तो 1770 के आसपास ये घटना घटित हुई। उस समय शासक कौन थे? दलपत देव थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दलपत देव। अब अगर अगले प्रश्न की दिशा में हम बढ़ें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। कौन से कथन का? असत्य। पहला स्टेटमेंट, बहारेंद्र साय ने रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया था। तो क्या ये सही है? तो हाँ, मंडप बनवाया था, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बहारेंद्र साय के शासनकाल में रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उसमें मंडप का निर्माण कार्य कराया गया था। जबकि अगला कहता है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है, इसको देखते हैं। आइए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जाजल्यदेव प्रथम इनके द्वारा क्या किया गया था? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जबकि पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। सॉरी, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा, है ना। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके रत्नदेव तृतीय के द्वारा खरौद के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो जाजल्यदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का, पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का और रत्नदेव तृतीय ने खरौद के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब यहां पर क्या लिखा है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने, तो पृथ्वीदेव तो द्वितीय है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला, अतः यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत। और पूछा है असत्य कथन के बारे में, तो हमको लगाना है केवल और केवल 2। ठीक है, तो यह प्रश्न हमारा इस प्रकार से बनेगा। अगले प्रश्न की दिशा में बढ़ें तो कोटपाड़ की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करें। हमें बताना है सत्य कथन के बारे में, किससे संबंधित? कोटपाड़ की संधि से संबंधित। तो कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1768 को हुई थी। क्या ये सही है? तो नहीं, 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई थी। तो ये स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। इस संधि के द्वारा बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था। तो हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि दरियादेव ने मराठाओं की अधीनता स्वीकार करते हुए 59,000 रुपए सालाना टकुली देना स्वीकार किया था।
अतः इस प्रश्न में यह कथन सही है और यह कथन गलत है। तो क्या पूछा है? सत्य कथन पहला गलत है, तो पहला गलत हो गया। केवल और केवल 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर यह होना चाहिए। अगले प्रश्न की दिशा में बढ़े अगर हम, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नेतृत्वकर्ताओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ विद्रोह, जनजाति विद्रोहों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और विद्रोह कौन कौन से थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि भिन्न भिन्न विद्रोह यहां पर हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से एक लिंगागिरी विद्रोह है, एक कोई विद्रोह है, एक मेरिया विद्रोह है, एक मुरिया विद्रोह। तो मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। लिंगागिरी का विद्रोह जो है ना, वो 1856 के आसपास हुआ था। 1859 में कोई विद्रोह हुआ था और मेरिया विद्रोह जो है वो 1842 से लेकर के 1863 के काल के बीच में हुआ था। तो अलग अलग काल में ये सारे के सारे विद्रोह घटित हुए हैं, है ना। अगर बात की जाए हिड़मा मांझी की, तो हिड़मा मांझी का संबंध जो है वो मेरिया विद्रोह से है ना, आप सभी तो जानते ही हैं। धुर्वाराव माड़िया का विद्रोह क्या लिंगागिरी विद्रोह से है क्या? ऐसा विद्रोह जिसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लिंगागिरी विद्रोह किया गया था और धुर्वाराव की शहादत हुई थी। इसके बाद अगला जो विद्रोह है नागुल दोल्ला के माध्यम से किया गया कोई विद्रोह है, जिसमें साल वृक्ष, एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था। इसके बाद झाड़ा सिरहा का संबंध मुरिया विद्रोह से है क्या? जिसमें जनता और राजा के बीच संवाद की कमी महसूस हुई। तो संवाद की कमी को दूर करने के लिए, संवादहीनता को दूर करने के लिए, है ना, मुरिया दरबार शुरू किया गया था 8 मार्च 1876। तो उस दिन से लेकर के आज तक बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार चलता आ रहा है। एक प्रथा के तौर पे उसने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। तो इस प्रकार अगर इस प्रश्न के बारे में देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता और विद्रोह की सूची में 3 1 4 2 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आइए देखते हैं। 3 1 2 4 गलत, 3 1 4 2। तो अतः इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसको अपने को रखना है ध्यान। इसके बाद अगर आगे प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर, तो छत्तीसगढ़ के मराठा शासकों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो एक क्रम है, निश्चित क्रम अलग अलग शासकों का दिया हुआ है यहाँ पे, उसको हमें उनके शासन काल के अनुसार क्रम में जमाना है। तो बिंबाजी भोसला है ना, बिंबाजी भोसले सबसे पहले यहां पे शासन किया क्या इन्होंने, और बिंबाजी ने किसको गोद लिया था? तो बिंबाजी ने चिमणा जी को गोद लिया था। तो अगले शासक कौन बने? चिमणा जी, जिनको पराजित करके रघु जी द्वितीय के भाई धुरंधर व्यंको जी ने यहां पे सत्ता की स्थापना की क्या? तो हां, व्यंको जी ने सत्ता की स्थापना की। व्यंको जी के पश्चात मराठा सत्ता में परसो जी या पुरसा जी है ना, वो बैठे, और परसो जी के पश्चात कौन बैठेंगे? तो परसो जी के पश्चात बैठेंगे अप्पा साहब। तो ये क्रम हमें खोजना है कि क्या ये क्रम मौजूद है। अगर बिंबा जी के बारे में बात करें तो ये नंबर 1 में थे, है ना। चिमणा जी की बात की जाए तो ये नंबर 4 में है। व्यंको जी की बात की जाए तो ये नंबर 3 पे है। परसो जी या पुरुषा जी के बारे में बात की जाए तो ये नंबर 2 पे है। और अप्पा साहब के बारे में बात की जाए तो नंबर 5 में है। तो ये क्रम 1 4 3 2 5 होना चाहिए। तो 1 4 2 3 5, 1 4 3 2 5। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न ये पूछता है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया था। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कुल 6 अधीक्षकों की नियुक्ति मराठा शासन काल के दौरान हुई थी, जहां पर अधीक्षक काल जिसमें आपके रेजिडेंट के माध्यम से नागपुर में तथा छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों के माध्यम से शासन चल रहा था। इस समय कुल 6 अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से पहले अधीक्षक एडमंड, दूसरे एगेन्यू, तीसरे हंटर, चौथे सैंडिस, 5वें विल्किंसन और 6वें क्राफर्ड थे। तो एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड 6 अधीक्षकों की नियुक्ति हुई, जिसमें चौथे अधीक्षक सैंडिस के शासन काल में कुछ व्यापक परिवर्तन किए गए। इस व्यापक परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन यह था कि प्रशासनिक कार्यों की भाषा को अंग्रेजी कर दिया गया है
ना, क्या कर दिया गया, अंग्रेजी। जो बिम्बा जी के समय से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों की भाषा स्थानीय भाषाओं को चुना गया था, जिसमें मराठी, हल्बी, बोड़ी, गोड़ी आदि भाषाओं को प्रशासनिक भाषा के तौर पे उपयोग किया जा रहा था, उस क्रम को रोकते हुए सैंडिस नामक अधीक्षक ने अंग्रेजी को क्या कर दिया, प्रशासनिक भाषा के तौर पे शामिल किया। वहीं यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर भी जारी किया गया और डाक तार की व्यवस्था भी इसी के शासनकाल में शुरुआत हुई। वहीं लोरमी और तरेंगा को भी दो ताहुतदारी क्षेत्र के तौर पे स्थापित किया था इस शासक ने। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैप्टन सैंडिस। तो कैप्टन सैंडिस यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगर अगले प्रश्न की दिशा में बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। कैसे कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन का चयन करना है। भोपालपट्टनम का संघर्ष सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय में हुआ था। तो 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था और इस समय दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल चल रहा था। अतः यह स्टेटमेंट सही है। महिपत राव दिनकर 1790 तक थे और उसके पश्चात विट्ठल राव दिनकर का शासनकाल चालू हुआ था। सूबेदार विकाजी गोपाल के समय में सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था। तो हाँ, बिल्कुल ये कथन भी सही है। बीकाजी गोपाल के समय सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार को लेकर के वृहद संघर्ष चल रहा था, है ना। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ना तो 1 ना तो 2 होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ताहुतदारियों को उनके निर्माण वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सैंडिस के शासनकाल में, है ना, 1826 में लोरमी व 1828 में तरेंगा नामक, है ना, ताहुतदारियों का निर्माण हुआ। वहीं रघुजी तृतीय के शासनकाल के दौरान 1843 और 1848 में सिरपुर और लवन नाम के दो अन्य ताहुतदारियों का निर्माण कार्य किया गया। तो यहां पर उन्हीं चारों का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है लोरमी, तो हाँ लोरमी के बाद तरेंगा, फिर उसके बाद सिरपुर और उसके बाद लवन। तो इस प्रकार इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर का क्रम 1 3 2 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सुमेलित कीजिए। जहां एक तरफ अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, वहीं दूसरे तरफ शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। एक तरफ टेमरा का सती अभिलेख, बारसूर अभिलेख, सोनारपाल अभिलेख, नारायणपाल अभिलेख के नाम दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्हड़ देव, जयसिंह देव, हरिश्चंद्र देव और गुंड महादेवी जैसे शासक व माताओं के नाम यहां पर दिए गए। अब इस प्रश्न को हमें कैसे डील करना है, ये हमको पता ही है ना। अगर बात की जाए टेमरा के सती अभिलेख की, तो टेमरा का सती अभिलेख छिंदक नागवंशी अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव का है। इससे हमें हरिश्चंद्र देव के पराजय और चमेली देवी के पराक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि बारसूर अभिलेख से हमें कन्हड़ देव के बारे में जानकारी मिलती है। सोनारपाल अभिलेख जयसिंह देव का व नारायणपाल अभिलेख गुंड महादेवी से संबंधित एक अभिलेख है। तो इस प्रकार 3 1 2 4 का क्रम इसमें सही होना चाहिए और ये ऑप्शन 1 में ही है, ए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पचराही से प्राप्त हुए पुरातात्विक अवशेषों का संबंध फणी नागवंश से। तो हाँ, पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो फणी नागवंशों से संबंधित है। छेरकी महल का निर्माण रामचंद्र देव ने करवाया था। तो क्या ये सही है, तो हाँ, 1349 ईस्वी के आसपास छिंदक नागवंशी नरेश रामचंद्र देव ने फणी नागवंशी नरेश रामचंद्र देव ने छेरकी महल का निर्माण कार्य करवाया था, जबकि फणी नागवंश के अंतिम शासक मोनिंग देव था। तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ, यह कथन भी सही है। अब क्या बोला है, असत्य कथन का चुनाव करो, और तीनों के तीनों कथन कैसे हैं, सत्य हैं।
इसलिए इनमें से कोई नहीं यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो लेमड़ा और लांजी विजय अभियान का संबंध किस शासक से है पूछा है ना। तो अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो हमने सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियानों का नाम एटलीस्ट पढ़ा होगा, जिसमें उड्र, लेमड़ा, लांजी, वज्र और कौशल का उल्लेख देखने को मिलता है ना। उड्र मतलब उड़ीसा, लेमड़ा बोलने से हमारा लवन, लांजी बोलने से बालाघाट और वज्र बोलने से महाराष्ट्र, जबकि कौशल बोलने से छत्तीसगढ़। तो इन सभी विजय अभियानों का उल्लेख हम सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियानों से देखते हैं। और यहां पर लेमड़ा और लांजी विजय अभियान के बारे में पूछ रहा है, वो किसके बारे में है? सोमेश्वर देव प्रथम के में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित जिलेदारों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। किसको? जिलेदारों को इनके क्रम में व्यवस्थित करना है। एंटुक राव, गोविंद राव, गोपाल राव, अमृत राव। देखो हमको कुछ नहीं पता है ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि गोपाल राव अंतिम है, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। ठीक, तो सबसे लास्ट में 3 यहां पर ही है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। एक तरीका यह है बनाने का कि हमको बाकियों के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमसे प्रश्न नहीं बनेगा और हम इस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां से हम सही उत्तर तक पहुंच सके। तो हमको ये पता है कि कृष्ण राव अप्पा पहले और गोपाल राव अंतिम क्या थे? जिलेदार थे। तो हमको यहां पर गोपाल राव दिख रहे हैं जो कि अंतिम है, अतः यहां पर हमको लास्ट में सबसे पहले 3 खोजना है। तो यहां पर हमको 3 मिल गया, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। जबकि अगर हम देखें इसके क्रम के हिसाब से तो गोपाल राव के पहले आएंगे गोविंद राव, गोविंद राव के पहले एंटुक राव और अमृत राव शुरू में ही आ जाते हैं सेकंड नंबर के। दूसरे नंबर के आपके अमृत राव हैं, उसके बाद 8वें नंबर में गोपाल राव, उसके बाद आपके गोविंद राव 7वें नंबर के, और एंटुक राव का क्रम भी ऐसा ही। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। एक प्रश्न मिलता है, सत्य कथन का चयन करना है हमें, जिसमें क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट कि रघुजी द्वितीय के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जैसा कि हम सभी अभी जस्ट चर्चा किए, रघुजी तृतीय जो है उनका शासनकाल 1830 से 1854 के बीच था, और रघुजी द्वितीय का शासनकाल उनसे पहले था 1818, 1815, 1816 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो रघुजी द्वितीय के शासनकाल में तो विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का अंत हुआ, तो उस समय तो उसका शासनकाल नहीं चल रहा था। उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? रघुजी तृतीय का। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि रघुजी द्वितीय नहीं, रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो बिल्कुल हाँ, रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का प्रयोग करते हुए ब्रिटिशर्स ने नागपुर को तथा छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहां पर सत्य कथन की बात की गई है, जहां पे पहला कथन गलत है, तो पहला कथन गलत और दूसरा कथन केवल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन बी में मौजूद है। अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सत्य कथन में क्या पूछा है? मराठा काल में पौनी विशेष सेवादार होते थे क्या? तो हाँ, बिल्कुल ये कथन सत्य है। सेबंदी व्यवस्था पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, तो हाँ, मराठा काल में पुलिस व्यवस्था को सेबंदी व्यवस्था कहा जाता था। जबकि इजारेदारी प्रथा छत्तीसगढ़ में मराठाओं ने नहीं लागू की थी। तो इजारेदारी प्रथा या दहशाला प्रथा छत्तीसगढ़ में मराठाओं के द्वारा लागू नहीं हुई थी, अतः यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत, और 1 और 3 होगा सही, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम बढ़े कि निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन काकतीय शासक नहीं थे, तो महिपाल देव, दरिया देव, भैरम देव और भूपाल देव का नाम लिखा हुआ है। दरिया देव ऐसे शासक थे जिन्होंने मराठाओं की अधीनता स्वीकार की थी, है ना। मराठा अधीनता में प्रथम शासक कौन थे? तो यही थे भाई दरिया देव। इनके पुत्र थे महिपाल देव, है ना। महिपाल देव के समय में
रामचंद्र बाग से इनका संघर्ष हुआ था, तो ये भी हो जाता है गलत। भैरम देव और भूपाल देव, भूपाल देव शासक है महिपाल देव के बाद, तो महिपाल देव के बाद जो भूपाल देव आते हैं तो ये भी मराठाओं के अधीन शासक थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। जबकि भैरम देव के समय में 1856 में चार्ल्स एलियट पहली बार बस्तर गए, और इन्हीं के समय में क्या होता है, अंग्रेज छत्तीसगढ़ पे शासन करना चालू कर लेते हैं। अतः हम ये पाते हैं कि भैरम देव जो हैं वो अंग्रेजों के अधीन शासक थे, इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट के इस प्रश्न के अनुसार ये उत्तर सबसे ज्यादा सटीक महसूस होता है। घैटी पैनी प्रथा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन जातियों की महिलाओं को बेचा जाता था? आप सभी को ज्ञात है कि काकती वंश के एक राजा थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप देव। ये जो रुद्र प्रताप देव थे वो वैसे तो बहुत प्रोग्रेसिव शासक थे। इन्होंने सबसे पहले प्लान्ड सिटी अर्थात नियोजित शहर की स्थापना की थी जगदलपुर के तौर पर, जिसे उसने चौराहों के शहर के तौर पर विकसित किया था। इसके अतिरिक्त बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू की थी, बस्तर में शराब को प्रतिबंधित कर दिया था। ये सारे के सारे काम इसने अच्छे किए थे, प्रोग्रेसिव तरीके से किए थे। इसने लाइब्रेरी खोला था। बट इसके शासनकाल में एक प्रथा प्रचलित थी जिसे हम घैटी पैनी या घैटी पोनी प्रथा के नाम से जानते हैं। इस प्रथा के तहत विधवा और परित्यक्त महिलाएं, विधवा और परित्यक्त महिलाएं जो कि धोबी, सुंडी, पनका और कलार जाति की होती थी, उनको यह अपने दरबार में बोली लगा करके उनकी बिक्री करता था। तो ये एक कुप्रथा थी जो कि घैटी पैनी प्रथा के तौर पर रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में विद्यमान थी। अब यहां पर पूछा है कि कौन कौन सी जाति की महिलाओं को बेचा जाता था या इस प्रथा के तहत बेचा जाता था ना। तो धोबी, सुंडी, पनका, कलार, तो कलार, पनका, धोबी, सुंडी। अतः 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सावंत भारती का मामला कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ है। तो क्या यह कथन सही है? तो हाँ, सावंत भारती एक उपद्रवी किस्म का इंसान था जो कि एगेन्यू के काल में बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा था, जिसको एगेन्यू ने पकड़ करके क्या किया था, फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में उनके माफी मांगने के पश्चात कैप्टन एगेन्यू ने उनकी सजा को माफ किया था। तो ये मामला हा कैप्टन एगेन्यू के समय का है। डोंगरगढ़ का विद्रोह कैप्टन एडमंड के समय का है। तो हाँ, डोंगरगढ़ का विद्रोह कैप्टन एडमंड के समय का है। ठीक है। सोना खान का विद्रोह कैप्टन हंटर के समय पे हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोना खान का विद्रोह 1819 में हुआ था, जो कि राम राय के द्वारा किया गया था और कैप्टन हंटर के नहीं, कैप्टन एगेन्यू के समय में यह विद्रोह हुआ था। तो यहां पर चूंकि सत्य कथन पूछा है तो पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम आगे बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में मराठा कालीन पद पटेल को समाप्त कर दिया गया था। तो हाँ, ग्राम प्रमुख गौटिया का पद यथावत रहा था और बाकी सारे पदों को समाप्त कर दिया गया था। तो हाँ भाई, पटेल का पद समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला कथन लिखा है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में राजस्व प्रशासन में अमीन तथा पंड्या नामक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो हाँ, एगेन्यू के शासन काल में अमीन, पंड्या और बरार पांडे जैसे पदों की नियुक्ति हुई थी और पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। अतः 1 और 2 सही है, जबकि असत्य कथन पूछा है तो हमें ऑप्शन डी लगाना है, ना तो 1 ना तो 2। ठीक। अगला प्रश्न कहता है ना, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने उदयपुर रियासत के राजा धर्मजीत सिंह को दी थी। तो नहीं, बिंदेश्वरी प्रसाद को दी थी। क्या, किसको दी थी? बिंदेश्वरी प्रसाद को। उदयपुर रियासत की राजधानी धर्मजयगढ़ थी। तो हाँ, तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब अगर
अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े तो अगला प्रश्न कह रहा है कि छुई खदान रियासत में किस वंश का शासन था। बहुत इजी प्रश्न है। तो छुई खदान रियासत में और राजनांदगांव रियासत में, दोनों ही रियासतों में बैरागी वंश का शासन चलता था, जबकि खैरागढ़ रियासत में आपके नागवंशियों का शासन चलता था। राजगौड़ का शासन ऊपर की दिशा में चल रहा था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। है ना, यहां पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूं। भाई स्किप कर देना 32वां और 21वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अगला प्रश्न कट स्किप करके अब यहां से चालू करना। क्वेश्चन नंबर 33 सुमेलित कीजिए। एक तरफ जंगल सत्याग्रह, वहीं दूसरी ओर वर्तमान जिलों की सूची दी गई है। तो इधर पकरिया, बांधाखार, गट्टा सिल्ली और लभरा जैसे जंगल सत्याग्रहों का उल्लेख है, वहीं इधर कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद और धमतरी जैसे जिलों का उल्लेख। देखो, सबसे पहले जो बनता है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे गट्टा सिल्ली, हमको पता है कि गट्टा सिल्ली धमतरी जिले में है, तो सबसे पहले हम सी को सेट कर लेते हैं, सी का 4। लबरा हमको पता है महासमुंद जिले में है, तो हम लोग डी का 3 सेट कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से ऑप्शन खोजने की कोशिश करते हैं। डी का 3, डी का 3 है ना। उसके बाद सी का 4, तो सी का 4, सी का 4, तो ये दो तो अपने आप कट गए। अब बांधाखार, तो बांधाखार कहाँ है? तो बांधाखार कोरबा में है, तो बी का 1। अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पकरिया जांजगीर चांपा जिले में मौजूद है। तो पकरिया जांजगीर चांपा, बांधाखार कोरबा, गट्टा सिल्ली धमतरी और लवरा महासमुंद में मौजूद है। अगले प्रश्न की दिशा में अगर हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान शासकीय सेवा का परित्याग किया था। तो असहयोग आंदोलन में शासकीय सेवा का परित्याग कई सारे लोगों ने किया था, जिसमें गंगा गोपाल दीक्षित नायब तहसीलदार है ना, और हमारे खान साहब ने भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद त्याग किया था। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ लोग और थे जिन्होंने अपने सरकारी पदों से त्यागपत्र दिया था, जिसमें से सेठ गोपी किशन थे क्या? नहीं। जिसमें लक्ष्मी नारायण वर्मा थे क्या? हाँ। सोमेश्वर शुक्ल थे क्या? हाँ। और शिवलाल शर्मा थे क्या? हाँ। तो ऑप्शन 1 बस यहां पर गलत है। तो जहां जहां पे 1 दिख रहा है वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो बाकी बचे तीनों के तीनों हो जाएंगे सही। तो 2, 3 और 4 यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय पंचायत का गठन धमतरी में बाजीराव कृदंत ने किया था और राष्ट्रीय पंचायत रायपुर का गठन जसकरण डागा ने किया था। तो क्या ये सही है क्या? धमतरी में बाजीराव कृदंत, हाँ। 1921 में राष्ट्रीय पंचायत का गठन रायपुर में जसकरण डागा ने किया था, तो हाँ। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, और चूंकि सही पूछा है तो हमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कांग्रेस के गया अधिवेशन में, है ना, इसको भी स्किप करना। अगला प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दुर्ग में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? दुर्ग में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? क्या ग्राम प्रसाद देशमुख थे? नहीं। घनश्याम सिंह गुप्त थे? नहीं। रत्नाकर झा थे? नहीं। तो 1930 में उदय राम नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? किसान सभा की स्थापना की थी। तो किसान सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे 1930 में? उदय राम, जो कि इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। 1928 में पट्टा मत लो, लगान मत दो आंदोलन चलाया गया और यूथ लीग का गठन 1930 में हुआ था। तो 1930 में पट्टा मत दो, लगान मत दो आंदोलन, और 1928 में यूथ लीग का गठन हुआ था, अर्थात इसमें स्टेटमेंट उल्टे दिए गए। अतः इस प्रश्न का उत्तर ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा, दोनों के दोनों यहां पर सत्य कथन नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1, जो कि 5 पांडवों की सूची है, और संबंधित व्यक्तित्व 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आंदोलन को गतिशील बनाए रखने के लिए 5 पांडवों की भूमिका तय की गई थी। उन्हीं 5 पांडवों की
बारे में ये पूछ रहा है कि कौन कौन 5 पांडव थे। अब अगर हम देखें तो भीम की भूमिका में कौन थे? महंत लक्ष्मी नारायण दास। ठीक, फिर युधिष्ठिर की भूमिका में कौन थे? एक बार लिख लेते हैं अपन यहां पे। भीम की भूमिका में कौन थे? तो भीम की भूमिका में यहां पर युधिष्ठिर थे, सॉरी, महंत लक्ष्मी नारायण दास थे। महंत लक्ष्मी नारायण दास है ना। युधिष्ठिर की भूमिका में वामन राव लाखे थे। है ना। नकुल की भूमिका में मौलाना अब्दुल रऊफ थे। और सहदेव की भूमिका में शिवदास डागा। अर्जुन की भूमिका में ठाकुर प्यारेलाल। तो ये पांचों की भूमिका तय की गई थी। अब आइए देखते हैं किसके बारे में पूछा है। तो नकुल के बारे में पूछा है, तो नकुल कौन थे? मौलाना अब्दुल रऊफ। तो मौलाना अब्दुल रऊफ 4। अर्जुन पूछा है तो अर्जुन थे ठाकुर प्यारेलाल, तो बी का 3। ठीक है। सहदेव पूछा है तो सहदेव कौन थे? शिवदास डागा थे, ऑप्शन 1। तो 4 3 2 1, ऑप्शन ए ही इसमें सही उत्तर होने वाला है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह का दूसरा चरण बिलासपुर में प्रारंभ हुआ था। सत्य कथन का चयन करना है, तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। 11 मार्च 1923 को प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर बिलासपुर के स्थानीय टाउन हॉल में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। सही है क्या? नहीं, 31 मार्च 1923, यहां पे फंसे हैं अपन। 31 मार्च 1923, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रहों की सर्वाधिक संख्या धमतरी जिले में थी, तो हाँ, ये सत्य है। अतः ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है ना। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, तो अगला प्रश्न कहता है कि बेमेतरा जंगल सत्याग्रह विश्वनाथ तामस्कर के नेतृत्व में किया गया। तो क्या ये किया गया क्या? हाँ। ईदा खार जंगल सत्याग्रह अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में किया गया क्या? नहीं। पकरिया जंगल सत्याग्रह अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में, जबकि सत्यनारायण खंडेलवाल के नेतृत्व में ईदा खार जंगल सत्याग्रह हुआ था। जबकि सीपत पोड़ी जंगल सत्याग्रह रामाधार दुबे के नेतृत्व में ही हुआ था। और यहां पे सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, जहां पर 1 और 3 सही उत्तर होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को डिक्टेटर नियुक्त किया गया था? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आंदोलन को गतिशील बनाए रखने के लिए 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई थी। आइए देखते हैं कि कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। क्या सुंदरलाल शर्मा थे? तो हाँ थे। शंकरराव गनौद वाले थे? हाँ थे। ब्रह्मदेव दुबे थे? हाँ थे। नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप को डिक्टेटर की तरह नियुक्त नहीं किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। काल के अनुसार हमको जमाना है इस प्रश्न को। पत्र बम योजना है ना, रामनारायण मिश्र हर्षुल 1932, तो ये घटना 1932 की है। गांधी जी का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन 1933 की घटना है ये। ठीक है। पंडित नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन 1935-36 की घटना है ये। और सेवा दल का गठन 1938 की घटना है। तो 1 2 है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न कहता है कि विभाग और 1937 के मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्रीगण है ना, इसके बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल है ना। और ये सब मंत्रियों की नियुक्ति उस समय की गई थी। राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत गोले ही थे।
न्याय मंत्री कौन थे? तो न्याय मंत्री हमारे मोहम्मद यूसुफ शरीफ ही थे। डी मेहता, डी के मेहता को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था। और लोक निर्माण मंत्री श्री देशमुख थे। तो ये सब के सब सीक्वेंसिंग में ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये मंत्री वाला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, है ना। यहाँ पर ABCD ही यहाँ पे सही हो रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में चरखा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? छत्तीसगढ़ में चरखा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है। तो चरखा संघ का गठन 1924 में गजाधर साव जी के द्वारा किया गया था। 1924 में गजाधर साव जी के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी। यहां पर अजीत राव, रामाधार दुबे, राम नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। बस्तर स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन 1945 में किया गया। कब किया गया? बस्तर स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन 1945 में। तो हाँ, ये सत्य है। इसके सचिव ठाकुर प्यारेलाल थे, हाँ, और अध्यक्ष जयनारायण सिंह थे। तो ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और इसके सचिव जयनारायण पांडे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सत्य कथन पूछा इसलिए केवल एक होना चाहिए, है ना। घुमा दिया था क्योंकि हम भी फंस गए थे। सचिव और अध्यक्ष को इंटरचेंज कर दिया है। सचिव कौन थे? जयनारायण पांडे। और अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1942 को किसके नेतृत्व में बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत रायपुर में, बिलासपुर में कुछ जुलूसों का आयोजन किया गया था। दुर्ग में भी कुछ जुलूसों का आयोजन किया गया था। उसी के बारे में पूछ रहा है और 2 अक्टूबर 1942 के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर हमको ध्यान में रखना है कि भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर में, भुवन भास्कर के नेतृत्व में बिलासपुर में क्या किया गया था? विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ किसान आंदोलनों की सूची है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ताओं की सूची है। अगर हम देखें ABC, तो कांकेर में किसान आंदोलन इंद्रू केवट, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? C का 3 हो जाएगा। जबकि राजनांदगांव में बेगार विरोधी आंदोलन सेवता ठाकुर के नेतृत्व में और छुई खदान लगान बंदी आंदोलन राम नारायण मिश्र के हर्षुल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। रायपुर में वानर सेना का गठन कब हुआ था? तो 1930 में। क्या ये सही है? तो नहीं। रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में किया गया। इस वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो बालक बलिराम दुबे थे। तो हाँ, ये कथन सत्य है कि वानर सेना जो रायपुर में स्थापित हुई उसके संस्थापक बालक बलिराम दुबे आजाद थे, जिनके नाम पर रायपुर का आजाद चौक का नाम पड़ा है। इस वानर सेना के संचालक यतियतल लाल जैन जी थे। तो हाँ, ये सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो एक जहां पर भी है वो सभी कथन गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। तो इसी के साथ हमारे आज प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रहा होगा और आगे ही इस तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए उड़ान IAS अकेडमी के इस YouTube चैनल से और श्रृंखला से। आगे भी लगातार इस प्रकार के वीडियोस आप सभी के लिए आते रहेंगे, जो कि आपके सिलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। धन्यवाद।